स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है ऊष्मागतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर प्रावस्था परिवर्तन के प्रकार। मतलब एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पे जो है प्रावस्था परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गलन तथा संगलन की एंथैल्पी क्या होता है और वाष्पन तथा संघनन की एंथैल्पी क्या होता है, यह बताया जा चुका है। आज इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी, संक्रमण एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम और जालक जो है एंथैल्पी जो है आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अब ऊर्ध्वापातन एंथैल्पी क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी। अब ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि ऊर्ध्वापातन क्या होता है, कि वह जो है वह स्थिर ताप होता है जिस पे ठोस अवस्था सीधे किस अवस्था में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। जैसे में कपूर होता है और क्या होता है, नौसादर होता है। जब कपूर को जलाया जाता है तो वह सीधे, ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था में तो रहता है, सीधे किस अवस्था में बदल जाता है, सीधे वह गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी क्या होता है, तो लिख लेंगे, इसका उत्तर होगा किसी ठोस के 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल स्थिर ताप एवं मानक दाब पर सीधे किस में बदलेंगे, वाष्प अवस्था में बदलने की क्या कहेंगे, घटना को ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी कहा जाता है। तो यहाँ पे चाहे तो इसकी परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, किसी ठोस के 1 मोल को स्थिर ताप, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, स्थिर ताप एवं मानक दाब पर सीधे ही वाष्प अवस्था, सीधे ही किसमें, वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी कहते हैं। ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, किसी ठोस के, मतलब वो ठोस कोई भी ठोस हो, किसी ठोस के क्या 1 मोल को, कितने मोल को, 1 मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर सीधे ही किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यस का मतलब जानते होंगे सॉलिड। तो अब इसको जब गर्म कर देंगे तो यह बन जाएगा CO2 जो है, CO2 किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो देख रहे हैं, यस जो है,
मतलब सॉलिड है और ये किस अवस्था में बदल दिए, वाष्प अवस्था में जो है क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो यहाँ पे जो है यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वाष्प अवस्था रहता है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहते हैं, शुष्क, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर शुष्क बर्फ है, याद रखिएगा शुष्क बर्फ है। यहाँ पे शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए शुष्क बर्फ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर वाष्प अवस्था में आ जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसको बनने के लिए कितने जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे डेल एच बराबर होगा, यहाँ पे लिख लेंगे 25.5 किलो, क्या लिखेंगे, किलो, यहाँ लिख लेंगे किलो जूल मोल इनवर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25.5 किलो जूल मोल इनवर्स जो है इतनी ऊष्मा की जो है आवश्यकता बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो एक जो क्वेश्चन यहाँ से जो है कंपटीशन बनता है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो CO2 जो वाष्प अवस्था में रहता है उसी को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड है वह वाष्प अवस्था में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, तो 25.5 किलो जूल मोल इनवर्स ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसका जो है यहाँ पर उदाहरण अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। तो अगला जो है संक्रमण एंथैल्पी। अब संक्रमण एंथैल्पी क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो ठोस पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, याद रखिएगा जो ठोस जो पदार्थ हैं वह एक क्रिस्टली से दूसरे क्रिस्टली के रूप में परिवर्तित होने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। मतलब कोई ठोस एक क्रिस्टली से किसमें, दूसरे क्रिस्टली के रूप में अगर बदल जाए तो उसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होगा उसी को क्या कहेंगे, संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेंगे। किसी ठोस, परिभाषा को साथ में अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। तो लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ किसी ठोस पदार्थ के एक मोल, क्या कहेंगे, किसी ठोस पदार्थ के एक मोल की एक मोल को उसकी एक क्रिस्टली से दूसरे क्रिस्टली में एक क्रिस्टली से किसमें, दूसरे क्रिस्टली में परिवर्तित करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को संक्रमण की एंथैल्पी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसकी एक क्रिस्टली से दूसरे क्रिस्टली में परिवर्तित करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, संक्रमण की एंथैल्पी कहा जाता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे में आप यहाँ पर जो है कार्बन जो है हीरा का एक कौन सी है, रूप होता है। तो यह कार्बन हो गया। और यह जो है कार्बन जो है एक ग्रेफाइट ये किस अवस्था में है, एक रूप से जो है दूसरे रूप में अगर बदलते हैं तो ये हीरा जो देख रहे हैं, हीरा जो है ये किस में आ गया, ग्रेफाइट में आ गया। तो ये भी जो है क्रिस्टली है और ये भी क्या है, क्रिस्टली है। अब एक रूप से दूसरे रूप में अगर बदला जाता है,
एक रूप से किसमें दूसरे रूप में जब बदला जाता है तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होता है। तो इसमें कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगा, तो यहाँ लिख लेंगे डेल एच बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे 1 जो है 8-9 और यहाँ लिखेंगे किलो जूल, क्या लिखेंगे किलो जूल और क्या लिखेंगे यहाँ पर मोल इनवर्स। इतनी जो है ऊष्मा की जो है आवश्यकता पड़ेगा कि जो एक क्रिस्टली से दूसरे क्रिस्टली में बदलने पर। तो संक्रमण एंथैल्पी समझ में आ गया होगा। जो हीरा है वो अभी क्या होता है, क्रिस्टली होता है, और ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल के अंदर जो काले रंग का दिखाई देता है वही ग्रेफाइट है। तो ये भी किस रहता है, ठोस जैसे होता है, और हीरा भी क्या है, ठोस है। मतलब ये एक क्रिस्टली से दूसरे क्रिस्टली में बदलने पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होता है उसी को क्या कहा जाता है, संक्रमण एंथैल्पी कहा जाता है। तो परिभाषा को और उदाहरण को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला पढ़ेंगे आबंध ऊर्जा। अब आबंध ऊर्जा क्या होता है, अब इनका भी परिभाषा समझ लेते हैं। तो आबंध ऊर्जा की परिभाषा क्या है, तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। अब इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ की, ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में उपस्थित किसी आबंध के एक मोल को तोड़ने पर, कितने, एक मोल को तोड़ने पर प्रयुक्त जो है या आवश्यक ऊर्जा को क्या कह सकते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है अपने कॉपी में इसको भी लिख लीजिए। इसकी परिभाषा होगा किसी पदार्थ की गैसी, किसी पदार्थ की क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में उपस्थित, गैसीय अवस्था में क्या लिखेंगे, उपस्थित किसी आबंध के एक मोल, याद रखिए, एक मोल को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे, आबंध ऊर्जा कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, इसे 2 बार पढ़िए, आप लोग को क्या होगा, परिभाषा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था, मतलब जो अवस्था है वो गैस की अवस्था है, तो गैसीय अवस्था में उपस्थित किसी आबंध के एक मोल को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, और इसे 2 बार जब पढ़िएगा तो परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला पढ़ेंगे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होता है, यदि आपको याद हो जाएगा तो स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस एक शब्द को बढ़ा दिया जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो कहेंगे वे प्रक्रम जिसमें बाहरी सहायता बिना, मतलब वे प्रक्रम जिसमें बाहरी सहायता का प्रयोग नहीं करना है, तो बाहरी सहायता बिना स्वतः संपन्न होती हैं, उसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, 2 लाइन का परिभाषा है। वे प्रक्रम जिसमें क्या कहेंगे, बाहरी सहायता बिना स्वतः संपन्न होती हैं, उसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। अगर इस परिभाषा में बस एक शब्द और जोड़ दिया जाएगा तो एक नया परिभाषा बन जाएगा। तो परिभाषा इसका भी समझ लेते हैं। स्वतः
अपरिवर्तित। ध्यान दीजिए, ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम था, अब ये क्या है, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम है। तो परिभाषा सेम है, बस जो है एक शब्द यहाँ पे लगा लिया जाएगा। जैसे यहाँ संपन्न होती हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संपन्न नहीं होती हैं। मतलब कौन सा शब्द जोड़ा गया, नहीं। अगर नहीं शब्द इसमें जोड़ देते हैं तो दो परिभाषा आपका क्या हो गया, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, वे प्रक्रम जिसमें बाहरी सहायता बिना, जो वे प्रक्रम जिसमें क्या लिखा गया, बाहरी सहायता, इसमें भी लिखा गया था और इसमें भी लिखे जिसमें बाहरी सहायता बिना स्वतः संपन्न नहीं होती है, उसे स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। तो दोनों परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। इसे 2 बार पढ़िएगा तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब लास्ट परिभाषा है जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं। कि यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जालक एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं। तो अब इसका उत्तर होगा, जब एक मोल ठोस, ध्यान दीजिए, एक मोल ठोस आयनिक यौगिकों को गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है, तो इस प्रक्रम में होने वाले एंथैल्पी को क्या कहा जाता है, जालक एंथैल्पी कहते हैं। मतलब उसमें जो ठोस रहेगा वह एक मोल ठोस रहेगा और उसके जो आयनिक यौगिकों को किसमें, गैसीय अवस्था में, ध्यान देना, आयनिक यौगिक को किसमें, गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रम में होने वाले जो एंथैल्पी को क्या कहा जाता है, जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जालक एंथैल्पी क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसे 2 बार जब पढ़िएगा तो आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।